सो रिसेंटली आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था, मेक अ वीडियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैस प्रोग्रामर एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। सो गाइज ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। लेट्स सपोज जो सैस सॉफ्टवेयर है, ओके, वो 3 इंडस्ट्रीज में या 3 ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, पहली है क्लिनिकल, दूसरी है बैंकिंग, तीसरी है इंश्योरेंस। उसके बाद बहुत सारी सर्विस बेस्ड फर्म भी यूज़ करते हैं, बट ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्लिनिकल में जो रोल होता है वो मोस्टली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ये रोल होता है, या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में मोस्टली ये रोल्स होते हैं। अब जो सैस प्रोग्रामर रोल होता है ना, वो मोस्टली या तो बैंकिंग में या तो इंश्योरेंस में यूज होता है। अब सैस प्रोग्रामर मतलब क्या, उस पर डेटा एनालिसिस का काम करना है या एडमिन का काम करना है। तो जब वो आपको सैस प्रोग्रामर रोल दे रहे हैं ना, तो मोस्टली वो एक कॉमन रोल हुआ। मे बी वो आपको डेटा एनालिसिस का भी काम दे सकते हैं, या एडमिन का भी काम दे सकते हैं, या XYZ काम दे सकते हैं। सैस पे बहुत सारे काम होते हैं। बट जब आपको स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर का रोल दे रहे हैं ना, तो 90% ऑफ टाइम डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस का ही काम होगा, और वो रोल 90% क्लिनिकल में ही यूज़ होगा। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हो, या आपको ये सॉफ्टवेयर सीख के किस इंडस्ट्री में काम करना है। जैसे कि पाइथन अगर सॉफ्टवेयर आप सीखते हो, तो आप उस पर आई थिंक फ्रंट एंड भी काम कर सकते हो और डेटा एनालिसिस का भी। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा पहले ही कि मैं पाइथन सीख के फ्रंट एंड करने वाला हूँ या डेटा एनालिसिस। सिमिलरली आपको सैस पे क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। वैसे तो सैस वाइडली यूज होता है मोस्टली डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए, और इसके रूल्स बहुत अलग अलग होते हैं। मैं कुछ कॉमन रूल्स आपको बता देता हूँ। सैस प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर, CDM क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इस रोल पे भी यूज होता है, सैस एडमिन, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस। ओके, इन कुछ रोल्स पे सैस एक्टिवली यूज होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड रोल्स बताए जो मुझे अभी के अभी याद आए। मे बी मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। और ये चीज मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि हाउ टू फाइंड जॉब्स फ्रॉम लिंक्डइन को यूज करके कैसे जॉब्स इफेक्टिवली फाइंड करें। उसमें मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई थी कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप कोई XYZ सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, उसके बाद आपको इंडस्ट्री में कौन से रोल पे काम करना है, उस रोल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिकॉज जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो समझो कि आपने XYZ पर्सन से बात किया, तो आपको पूछ सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सीख के आपको कौन से रोल पे काम करना है। मे बी ऐसा हो सकता है मल्टीपल रोल पे काम होता हो, या तो आपको नहीं क्लियरिटी, तो आप किसी भी रोल पे काम करने चले जाओगे। ओके, आपको बाद में पता चलेगा मुझे ये रोल पे काम करना था यही सॉफ्टवेयर सीख के। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रोल पे मैं काम करने वाला हूँ या जो रोल पे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, उस रोल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि बात करें कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इस रोल पे अगर काम करोगे तो मोस्टली आपको TLF जनरेट करने होते हैं, या SDM डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल एंड लिस्टिंग। ये 4 ऐसी चीज होती है जिन पे आपको ज्यादा काम करना होता है या एक्चुअल में काम करना होता है। नो डाउट 80% या 90% ऑफ टाइम आप अपना डेटा क्लीनिंग और मतलब डेटा मैनेजिंग, डेटा एनालिसिस पे टाइम देते हो, बट फाइनली जो आपको आउटपुट जनरेट करने होते हैं होता है SDM डेटा सेट, एडम डेटा सेट, टेबल्स एंड लिस्टिंग्स। और यूजिंग द सीरीज गाइडलाइंस, SDM गाइडलाइंस एंड एडम गाइडलाइंस, वो आप क्रिएट करते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड ये किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट सी छोटी सी वीडियो बना देते हैं। वैसे आप बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ से आप सीख रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, मेक श्योर करना वो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद एग्जैक्टली क्या रोल, ओके, क्या टाइटल होगा आपका और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो आपका रोल और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक श्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडस्ट्री में जाके मुझे काम करना है, मुझे एटलीस्ट 60% उसका नॉलेज हो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पता हो कैसे होता है, क्या होता है, बिकॉज आई बिलीव एक्चुअल में जब आप काम करते हो तभी आपको चीज़ें क्लियर होती है। बट आपको एटलीस्ट नॉलेज तो हो कि आपको करना क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कितनी मिनिमम नॉलेज और कोडिंग नॉलेज उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी सिंपली चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन के, क्योंकि आपको किसी भी रोल के लिए क्लियरिटी ज़्यादा होना जरूरी है। ओके, तभी आप एक लाइन से बाहर निकल पाते हो। क्योंकि जब क्लियरिटी होती है ना, मुझे ये काम करना है, तो आपको पता होता है कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कोडिंग में बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। लेट्स सपोज आप सैस सीख रहे हो, तो उसमें फंक्शंस, डू लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, प्रॉक स्टेप्स, सीक्वल, मैक्रोस, बहुत सारी चीजें सीखते हो। क्लिनिकल में आप SDM, एडम, टेबल, लिस्टिंग से सारी चीजें सीखते हो, कैसे क्रिएट करना है या रिपोर्ट जनरेट करनी है। बट अगर आपको पता है कि आपको किस रोल पे काम करना है, तो हर रोल पे जो यूज होता है ना उसी सॉफ्टवेयर का, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चीजें सेम होती है, बट कहीं पे ये हो सकता है कि ये कोड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, कहीं पे ये हो सकता है किसी रोल पे ये कोड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे आप क्लिनिकल में जाओगे तो क्लिनिकल में कुछ चीजें ज्यादा यूज होंगी, कुछ फंक्शंस, कुछ प्रॉक स्टेप्स, ओके, कुछ एनालिसिस, ओके, ज़्यादा यूज़ होंगी। ऐसे आप बैंकिंग में जाओगे तो कुछ चीज़ें अलग होंगी, उसमें यूज़ थोड़ा सा अलग होगा सेम ही सॉफ्टवेयर का,
तो आपको पता होगा ना कि किस इंडस्ट्री में करना है, आपको किस रोल पे काम करना है, तो उससे आपको ये भी क्लियरिटी आएगी कि इंटरव्यू में मुझसे कौन से रिलेटेड टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, और ये आपको एक एज दे सकता है प्रिपरेशन में भी और हेल्प करेगा इंडस्ट्री में काम करने में भी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।